हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है वो मौर्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मौर्य काल के पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद फिर मैंने उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में बताया था। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में अशोक और उसकी धम्म नीति के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने मौर्य साम्राज्य में कला और स्थापत्य के बारे में भी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग उस टाइम की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानेंगे और हम लोग उस टाइम के समाज के बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कौटिल्य हैं, यानी कि जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें हमें राज्य के 7 अंग देखने को मिलते हैं, जिनमें जो राजा होता था वो सबसे प्रमुख होता था, यानी कि राजा की स्थिति सबसे पहले देखने को मिलती है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। इसके अलावा कौटिल्य ने हमें ये भी बताया है कि इसमें हमें बहुत सारे अधिकारियों को भी देखने को मिलते हैं, जिनमें भी 2 तरीके की श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे उन्हें महामात्य या फिर जिन्हें ही हम अमात्य तीर्थ भी कहते हैं, ये कहा जाता था। तो इनमें जो प्रमुख हम देख लेते हैं, इनमें एक तो प्रमुख होता था समाहर्ता, जो कर निर्धारण करने का कार्य करता था। इसके अलावा एक हमें देखने को मिलता है सन्निधाता, जिसका जो प्रमुख कार्य होता था वो राजकोष का निर्धारण करना होता था, यानी कि राजकोष की देखभाल करना होता था। इसके बाद हम दूसरे श्रेणी के अगर अधिकारियों की बात करें तो इस पर हमें 27 अध्यक्षों को उल्लेख मिलता है, जिनमें से जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता था। जैसे कि अगर हम बात करें, इनमें एक तो होता था पोतवाध्यक्ष, जो मापतोल करने का कार्य करता था। इसके अलावा एक और होता था नवाध्यक्ष, जो नौ परिवहन का कार्य करता था। इसके अलावा एक और होता था जिसका नाम था लक्षणाध्यक्ष, जो धातुओं की गुणवत्ता की जांच करता था। इसके अलावा एक आकार अध्यक्ष नाम का भी अध्यक्ष होता था, जो खनन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती थी उनको देखने का कार्य करता था। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य के 7 अंग होते थे, तो वो 7 अंग कौन कौन से थे? इनमें सबसे प्रमुख तो राजा होता था। दूसरे नंबर पर जो आते थे वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी या फिर जिन्हें हम अमात्य भी कहते हैं, वो आते थे। तीसरे नंबर पर दुर्ग आता था, यानी कि जो उन राज्य जो होता था उसका एक प्रमुख दुर्ग होता था, तो तीसरे नंबर पर वो आता था। इसके अलावा जो चौथे नंबर में आता था वो था कर। इसके अलावा 5वें नंबर पर आता था बल, यानी कि जो सेना होती थी या फिर जो सैनिक होते थे राज्य के, उनको 5वें नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा 6ठे नंबर पे आते थे मित्र, यानी राजा के जो प्रमुख मित्र हैं उनको इस राज्य के अंगों में 6वें नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा 7वें नंबर पर होता था राष्ट्र, यानी कि जो उनका राज्य है वो 7वें नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा मौर्य काल में हमें एक व्यवस्थित प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसमें बड़ी संख्या में हमें करों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ कर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक होता था भाग, जिसे कहते थे, जो भू राजस्व कर होता था, यानी कि भूमि पर लगने वाला कर। इसमें किसान जो होते थे उनको अपनी उपज का 1/6 से 1/4वां भाग जो होता था वो कर के रूप में राजा को देना होता था। इसके अलावा हमें एक और कर के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका नाम था प्रणय, यानी कि जो आपात कर होता था, मतलब आपातकाल के टाइम पे जो कर लगाया जाता था उसे प्रणय कर कहते थे। इसके अलावा राज्य में जितने भी खनन से संबंधित कार्य थे, इसके अलावा जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, इसके अलावा नमक और वन इत्यादि क्षेत्र जो थे उन पर सिर्फ राज्य का ही एक अधिकार होता था। मतलब सिर्फ राज परिवार से संबंधित जितने भी लोग हैं सिर्फ वही इनका उपयोग कर सकते हैं, आम लोगों को इनका उपयोग करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा कौटिल्य जो हैं उन्होंने हमें सेना के बारे में बताया है
कि मौर्य काल में हमें 4 तरीके की सेना देखने को मिलती है। कौन कौन सी थी? एक तो थी अश्व सेना, यानी कि जो घोड़े होते थे उनकी जो सेना होती थी वो। इसके बाद हमें रथ सेना के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा गज सेना, यानी कि हाथी जो होते थे उनकी सेना अलग होती थी। और एक सेना वो होती थी जो पैदल चलती थी, यानी कि पैदल सेना जिसे हम कह सकते हैं। जबकि जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने हमें 6 तरीके की सेना के बारे में बताया है। ये हमने सेना के बारे में बात की। अब हम आगे देख लेते हैं कि मौर्यों की एक गुप्तचर प्रणाली भी प्रमुख थी, जिसमें हमें कौटिल्य ने बताया है कि जो गुप्तचर होते थे उनको वो गूढ़ पुरुष कहते थे। और जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था उसे वो महामात्य सर्प के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा हमें गुप्तचरों की एक अतिरिक्त संस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी कि गुप्तचर और गुप्तचर के जो प्रमुख होता था उसके अलावा हमें एक संस्था नाम की गुप्तचर प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें जो गुप्तचर कार्य करते थे वो एक स्थान पर रहकर ही गुप्तचर का कार्य करते थे। इसके अलावा एक और हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें संचर कहा जाता था, जो अपना स्थान बदलते रहते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गुप्तचरी का कार्य करते थे, उन्हें संचर कहा जाता था। तो इस तरीके के भी गुप्तचरों का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि गुप्तचरों के रूप में महिलाओं की भूमिका भी प्रमुख थी, यानी कि महिलाएं जो होती थीं वो भी गुप्तचरों की तरह कार्य करती थीं। ये भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इस टाइम पे हमें एक न्यायिक ढांचे की भी जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमें सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली थी। और मौर्य काल तक आते आते ये व्यवस्था एक बहुत ही श्रेणीबद्ध तरीके से आयोजित की जाने लगी थी। इसमें हमें 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो वो न्यायालय होते थे जो दीवानी मामलों से संबंधित होते थे, उन्हें धर्म स्तरीय न्यायालय कहते थे। इसके अलावा कुछ न्यायालय वो होते थे जो फौजदारी मामलों से संबंधित होते थे, उन्हें कटक शोधन न्यायालय कहते थे। इसके अलावा मौर्य काल का जो केंद्रीय प्रशासन है उसके अलावा हमें वहाँ पे प्रांतीय और जिला स्तर और ग्रामीण स्तर के प्रशासन भी देखने को मिलता है। यानी कि उस टाइम पे भी जो प्रशासन था वो 3 स्तरों में बटा हुआ था। एक तो केंद्र स्तर पे जो प्रशासन चलता था, उसके नीचे फिर प्रांत या फिर जिसे हम जिला स्तर का प्रशासन भी कह सकते हैं, उसके बाद फिर जो ग्रामीण प्रशासन भी हमें देखने को मिलता है। ग्रामीण प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। तो ये हमने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात की। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी उन पर राज्य का नियंत्रण होता था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इतने सारे जो द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष थे उनमें से ज़्यादातर का संबंध आर्थिक गतिविधियों से ही होता था। यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ जितनी भी होती थी उनके लिए अलग अलग मंत्री या फिर अलग अलग मंत्रालय का भी नियुक्ति वहाँ पे की जाती थी। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे जो कृषि की सिंचाई व्यवस्था होती थी वो भी राज्य के द्वारा ही की जाती थी। जैसे कि जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था। और ये सौराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? ये वर्तमान समय में गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील के निर्माण कराया था, जिसका बाद में अशोक के टाइम पे तुषार नामक जो अधिकारी थे उन्होंने उसका पुनरुद्धार भी कराया था। इसके पुनरुद्धार बाद में बहुत से राजाओं ने कराया। जैसे कि जब हम मुगल के टाइम पे पढ़ेंगे उस टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत से जो मुगल अधिकारी थे उन्होंने भी इस झील का पुनरुद्धार कराया था। तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमने सुदर्शन झील के बारे में बात की। इसकी जो जानकारी है वो हमें रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलती है।
मैंने बताया था कि इस टाइम पे जो प्रमुख अभिलेख थे वो 2 तरीके के थे। एक तो वो अभिलेख जो अशोक ने लिखे थे, और अशोक के बाद फिर हमें रुद्रदामा का अभिलेख भी देखने को मिलता है, जो प्रमुख अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा कौटिल्य जो हैं, और इसके अलावा जो मेगस्थनीज हैं, इन्होंने भी बताया है कि सिंचाई राज्य के द्वारा ही की जाती थी। इसके अलावा कौटिल्य जो है वो ये भी कहते थे कि प्राकृतिक आपदा जब आती थी तो उस समय आम जनता या फिर किसानों को कर से राहत दे दी जाती थी। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कर चाहे कैसी भी स्थिति हो आम लोगों को देना अनिवार्य ही था, ऐसा नहीं था, बल्कि अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ भी होता था तो उन्हें कर से राहत भी दे दी जाती थी। तो ये हमने अर्थव्यवस्था के देखा। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। बुद्ध काल की तरह यहाँ भी बड़े पैमाने पर हमें शिल्पों और श्रेणियों की जानकारी मिलती है। मतलब जैसा बुद्ध काल कहने का मतलब है महाजनपद काल, क्योंकि इससे पहले जो महाजनपद काल था उसे बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता था। तो जैसा बुद्ध काल में हमें बहुत सारे शिल्पों के बारे में जानकारी मिलती है, उसी तरीके से मौर्य काल में भी हमें बहुत तरीके के शिल्पों के बारे में जानकारी मिलती है। इन शिल्पों में अगर हम कुछ प्रमुख वस्त्रों के बारे में बात करें तो हमें एक दुकुल नाम का वस्त्र देखने को मिलता है, जो एक सूती वस्त्र होता था। इसके अलावा हमें एक कौशेय नाम का भी वस्त्र देखने को मिलता है, जो एक रेशमी वस्त्र होता है। इसके अलावा इस काल में हमें व्यापार और वाणिज्य का भी अत्यधिक विकास देखने को मिलता है। जैसे कि इस टाइम पे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ सीरिया के साथ भी हमें मित्र के जैसे विशेष व्यापार देखने को मिलता है। यानी कि सीरिया और मिस्र जैसे जो देश हैं उनके साथ भी इस टाइम पे हमें व्यापार के प्रमाण मिलने लगते हैं। यानी कि इस टाइम पे व्यापार का अत्यधिक विकास हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो केंद्रीकृत शासन था, यानी कि शासन व्यवस्था अभी मैंने बताया कि बहुत ही केंद्रीकृत होता था, राजा के अंडर ही सारे अधिकारी कार्य करते थे, यानी कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ का जो कानून व्यवस्था थी वो भी बहुत बेहतर थी। इसके अलावा जो मौर्य शासक जो थे उन्होंने सड़कों का भी अत्यधिक निर्माण कराया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य भी किए थे। जैसे मैंने अशोक के टाइम पे बताया था कि उसने जगह जगह विश्राम व्यवस्था की थी। इसके अलावा उसने बहुत सारे जगह जल व्यवस्था भी की थी। तो ये सारे जो लोक कल्याणकारी कार्य इन्होंने किए थे, इनसे भी हमें ऐसा लगता है कि व्यापारिक गतिविधियों को गति मिली होगी और इसी से व्यापार तेज हुआ होगा। इसके अलावा हमें इस टाइम में 2 प्रकार के व्यापारिक मार्गों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिनमें उनके नाम प्रमुख थे। एक तो था उत्तरापन और दूसरा था दक्षिणापन। तो ये 2 प्रमुख हमें व्यापारिक मार्ग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी तट जो है वहाँ पे हमें ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी तट पर सोपारा या फिर इसे हम भ्रग कच्छ या फिर जिसे हम वर्तमान में भड़ौच कहते हैं, ये प्रमुख बंदरगाहें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर दूसरे देशों में जो व्यापार होता था वो इन्हीं प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा होता था। इसके अलावा जो इस टाइम के साहित्य थे उनसे हमें व्यापारियों के विभिन्न संगठनों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि एक प्रमुख संगठन जो था वो था सार्तवाह। तो इस तरीके के बहुत सारे हमें व्यापारिक संगठन भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो व्यापारी होते थे वो अपना अलग अलग संगठन बनाकर व्यापार करते थे। इसके बारे में जानकारी भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलती है। इसके अलावा मौर्य काल में भी हमें आहत सिक्कों का ही प्रचलन देखने को मिलता है। और मैंने बताया था सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था, वो हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, यानी कि महाजनपद काल के टाइम पे ही हमें सबसे पहले सिक्के देखने को मिलते हैं। उनमें भी सबसे पहले जो सिक्के थे उन्हें हम आहत सिक्के कहते थे। तो इनका ही प्रचलन हमें मौर्य काल में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस टाइम पे हमें चांदी के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें करसालपण या फिर पण कहते थे। इसके अलावा जो तांबे के सिक्के होते थे उन्हें काकनी या फिर मासक भी कहते थे। इसके अलावा जो मौर्य काल के जो सिक्के होते थे उन पर मोर, पर्वत, अर्धचंद्र और वृक्ष यानी कि पेड़ इत्यादि आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुद्ध काल की तरह ही इस काल में भी शहरीकरण की प्रक्रिया आगे की ओर अग्रसर थी। यानी कि जो द्वितीय शहरीकरण था उसकी प्रक्रिया जो है वो आगे की ओर अग्रसर थी। मतलब इस टाइम पे भी द्वितीय शहरीकरण का विकास होता जा रहा था। प्रथम शहरीकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो द्वितीय शहरीकरण है उसका जो चरम हम देखेंगे वो मौर्योत्तर काल में देखेंगे। यानी कि ये जो मौर्य काल चल रहा है इस टाइम पर शहरों का विकास होता जा रहा था, और जब मौर्योत्तर काल आएगा उस टाइम पे शहरों का विकास हो जाएगा पूरे तरीके से, तो वो हमें द्वितीय शहरीकरण देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये हम कुछ मौर्य काल के व्यापारिक मार्गों के बारे में देख लेते हैं। तो इस तरीके से मौर्य काल का जो व्यापार है वो दूसरे देशों के साथ किया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मौर्य युग के समाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो समाज में कुछ ज़्यादा परिवर्तन तो हुए नहीं थे। जैसा बुद्ध काल या फिर महाजनपद काल में समाज था उसी तरीके का समाज इस टाइम पे भी था, लेकिन फिर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था और जो छुआछूत का प्रचलन जो था वो तो हमें बुद्ध काल की तरह ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कौटिल्य हैं, यानी कि जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो शूद्र जो थे उनको अब कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार में भी समर्थन दिया जाने लगा था। मतलब अब जो शूद्र जो लोग थे वो अब कृषि और पशुपालन तो पहले भी करते थे, लेकिन अब उन्हें व्यापार भी करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके अलावा कौटिल्य ने यह भी कहा है कि शूद्रों को कोई दास नहीं बना सकता। मतलब पहले क्या था कि शूद्र जो होते थे उन्हें भी दास बना लिया जाता था, लेकिन कौटिल्य ने बताया है कि इस टाइम पे शूद्रों को कोई भी दास नहीं बना सकता था। इसके अलावा अगर हम परिवार प्रथा और महिलाओं की दशा के बारे में बात करें तो वो हमें बुद्ध काल या फिर महाजनपद काल की तरह ही देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें महिलाओं की दशा में एक चेंज देखने को मिलता है। वो क्या है कि यहाँ पे जो ज्योतिष होती थी, इसके अलावा गणिका या फिर जिन्हें हम नृत्य भी कह सकते हैं, इसके अलावा अंगरक्षक इत्यादि के रूप में हमें महिलाओं की भूमिका की जानकारी मिलती है। मतलब अब महिलाएं यहाँ पे सिर्फ घर के कार्य नहीं करती थीं, अब वो लोग ज्योतिष विद्या भी करने लगी थीं। इसके अलावा वो नृत्य भी करने लगी थीं और अंगरक्षक की तरह भी कार्य करने लगी थीं। इसके अलावा कौटिल्य ने बताया है कि वो महिलाओं के तलाक के अधिकार का भी समर्थन करते हैं। मतलब कौटिल्य जो है वो ये मानते थे कि महिलाओं को भी अपने पति को तलाक देने का अधिकार है, तो वो इसका समर्थन करते थे। इसके अलावा अगर हम खान पान और पहनावे के बारे में बात करें तो वो हमें पूर्ववर्ती काल की तरह यानी कि बुद्ध काल की तरह ही देखने को मिलता है। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमें आश्रम जो थे और पुरुषार्थ और संस्कार जो थे उनका प्रचलन हमें बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हमने बात की थी कि उत्तर वैदिक काल या फिर हम वैदिक काल भी कह सकते हैं। उस टाइम पे हमें 4 तरीके के आश्रमों की शुरुआत देखने को मिलती है, जिनमें कौन कौन से आश्रम होते थे। सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा फिर गृहस्थ आश्रम, तीसरा फिर वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जिसे हम कह सकते हैं वो है संन्यास आश्रम। तो ये हमने आश्रम देखे थे। इसके अलावा 4 तरीके के पुरुषार्थ भी होते हैं, यानी कि पुरुष के जो कर्म हम जिन्हें कह सकते हैं उनमें सबसे पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, फिर तीसरा होता है काम और चौथा होता है मोक्ष। तो ये हमने पुरुषार्थ के बारे में बात की थी। इसके अलावा इस टाइम पे हमें 16 तरीके के संस्कार भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब का प्रचलन भी हमें मौर्य काल में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस टाइम पे हमें बड़ी संख्या में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो उच्च वर्ग होते थे वो बहुविवाह का भी उल्लेख हमें मिलता है उनमें। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें बिंदुसार जो था उसकी भी 3 पत्नियां थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने भी 2 शादियां की थी। एक तो वो नंदिनी से की थी जो उनके पहले जो थे धनानंद उनकी बेटी थी। इसके अलावा एक जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था हेलेना जो एक यूनानी राजकुमारी थी। तो राज परिवार जो थे उनमें हमें बहुविवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैगसनी जो हैं उन्होंने
भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया है। शायद वो व्यवसाय के आधार पर उन्हें 7 वर्णों में विभाजित करते होंगे। इसके बारे में हम कुछ स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते हैं कि मैगस ने किस तरीके से भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया है, लेकिन मैगस ने जो है वो भारतीयों के नैतिक चरित्र की प्रशंसा करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस। तो अगर हम पतन के बारे में बात करें तो 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। उस टाइम पे जो मौर्य साम्राज्य का सेनापति था जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उसने जो अंतिम मौर्य शासक था जिसका नाम बृहद्रथ था, उसकी हत्या कर दी थी और अपने एक नए वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना उसने की थी। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अब हम लोग पतन के प्रमुख कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि अयोग्य उत्तराधिकारी यानी कि अशोक जो था वो सबसे महान शासक माना जाता है, लेकिन अशोक के बाद कोई भी हमें इतना महान या फिर शक्तिशाली शासक देखने को नहीं मिलता है। तो जितने भी अशोक के बाद के उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, ये भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा अति केंद्रित व्यवस्था थी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रशासन में बहुत सारे तो अधिकारी थे, बहुत सारे मंत्री थे, यानी कि लेकिन उस टाइम पे क्या है, जब स्टार्टिंग में तो क्या है कि जो राजा होता था उसके अंडर सब लोग काम करते थे क्योंकि राजा बहुत पावरफुल होता था। लेकिन बाद में जब राजा ही अयोग्य हो गया है, उसके वो शक्तिशाली ही नहीं रहा है, तो फिर जो मंत्री थे, अब इतनी ज़्यादा अति केंद्रित व्यवस्था थी, तो मंत्री जो थे वो अपने अपनी मनमानी करने लगे थे और अपने अपने तरीके से काम करने लगे थे, क्योंकि अब राजा शक्तिशाली रह नहीं गया था। तो उनको राजा के अधिकार सुनने की भी आदत नहीं रही थी और वो अपनी मनमानी करने लगे थे। तो ये भी हमें उसके पतन का एक प्रमुख कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। इसके अलावा अशोक की कुछ ऐसी नीतियां भी थी जिनसे भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। इनमें कौन कौन सी थी? एक तो ये थी कि पड़ोसी राज्यों से मित्रवत संबंध बना के रखना, मतलब पड़ोसी राज्य जितने भी हैं उनसे मित्रवत संबंध बना के रखना चाहिए, ऐसा अशोक मानता था। और वो अपने उत्तराधिकारियों को भी यही सलाह देता था और उनसे कहता था कि कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तो आसपास के जितने भी राज्य थे उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और वो मित्रवत संबंध बनाने की जगह उनसे युद्ध करने लगे और अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तो इससे मौर्य साम्राज्य का पतन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोक की नीतियों से ब्राह्मण समुदाय में भी असंतोष फैलता जा रहा था, तो ये भी हमें पतन का प्रमुख कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा विशाल साम्राज्य के कारण गंगा घाटी के जो भौतिक ज्ञान था उनका भी दक्षिण और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसार होने लगा था। मतलब उस टाइम पे जो गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र था उसके कुछ गुप्त रास्ते थे, उनके बारे में जानकारी हर किसी को नहीं होती थी। जो प्रमुख राजा या फिर राज परिवार के जो अधिकारी होते थे उन्हें ही उनके बारे में जानकारी रहती थी। लेकिन बाद के टाइम पे क्या हुआ कि इनकी जो जानकारी है वो दक्षिण और सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनको भी होने लगी थी। तो इससे उनको गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश करने में आसानी हुई और उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे जिनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। तो ये उसके पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।